Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल. नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि असल में वहाँ पर जो मेन दो डिफेक्ट्स थी वही दो डिफेक्ट्स नील बोहर के एटॉमिक मॉडल की वजह बनी थी. नील बोहर जो था ये स्टूडेंट था रदरफोर्ड का. तो रदरफोर्ड के मॉडल में अगर हम देखें दो जो मेन डिफेक्ट्स थी, एक तो ये था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनते हैं. ठीक है, एक भी जो एटम है हमारे पास उस एटम का क्या बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. जबकि एटम के स्पेक्ट्रम हमारे पास जो बनते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं. इसके अलावा जो दूसरा डिफेक्ट था वो ये था, अगर हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को देखते हैं. ठीक है, लॉज ऑफ फिज़िक्स के मुताबिक अगर किसी एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मतलब कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है वो चार्ज बॉडी एनर्जी को रेडिएट करती है अराउंड दी न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. अब देखें, अगर हम ये एटम ड्रा कर देते हैं तो इस एटम में उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. तो मॉडर्न फिज़िक्स के अगर हम लॉस को देखते हैं तो फिज़िक्स के लॉ कहते हैं इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. इफ़ एनर्जी आर रेडिएटिंग कंटिन्यूसली, then all the energy of electron will get over and it will fall in the nucleus and it will result in instability of atom. ठीक है, अगर मतलब हम नोट करें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ऐसा होगा कि एक पॉइंट आ जाएगा कि उस पॉइंट पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये रेडिएट करते करते ये एनर्जी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा इसकी एनर्जी रेडिएट होगी तो ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, इट विल गेट ओवर. और न्यूक्लियस में जाकर मतलब जब ये न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो ये क्या किसकी वजह बनती है, इंस्टेबिलिटी की वजह बनती है एटम की. ठीक है, एटम की इंस्टेबिलिटी की वजह बनती है. तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से फिर नील बोहर ने अपना एक मॉडल पेश किया था. तो अब हम नील बोहर के मॉडल को देखते हैं कि नील बोहर जो हमारे पास था ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 में, डेनिश फिजिस्ट था नील बोहर, जिसने 1913 में अपना मॉडल दिया था. तो इसके मॉडल जो थे मतलब वो ज़्यादातर किस पे बेस करता था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करता था. ठीक है, इससे पहले हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा था, तो इसका मॉडल ज़्यादातर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता था. तो मेन पोस्टुलेट्स इसके क्या है, सबसे पहला पॉइंट नील बोहर के मॉडल का क्या था, नील बोहर के मॉडल का सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो एटम है इस एटम के मिड में ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक फिक्स ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. तो इस ऑर्बिट को नील बोहर ने क्या नाम दिया था, शेल वॉल दिया था या फिर ऑर्बिट, ऑर्बिट्स आर शेल का नाम दे दिया था. और साथ में ये भी बताया था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो शेल है इसकी क्या है, डिफिनिट एनर्जी है. ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट की अपनी एक ख़ास एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है. और इन ऑर्बिट्स को अगर हम देखें तो इसको किस से शो किया जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या यूज़ होता है, फिर एल, फिर एम, एन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का. अब आते हैं इसके दूसरे पोस्टुलेट की तरफ. दूसरा पॉइंट बोहर एटॉमिक मॉडल का ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे अगर ये किसी भी ऑर्बिट के अंदर, मतलब जब तक ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे ये तो ना ही एनर्जी लॉस करेंगे और ना ही एनर्जी को गेन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे अब हम कहते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद होगा ये ना ही तो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा. ये उस केस में एनर्जी या लॉस या गेन करता है जब ये एक ऑर्बिट से मूव करके दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं. यानी द एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है उसको इमिट भी कर रहा है और साथ साथ में ये इस ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है. नहीं, ठीक है, ये बात गलत है. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा, बल्कि ये जब तक इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा इस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होगी
इस पर एनर्जी का कोई वो नहीं होगा, लॉस या गेन नहीं होगा तब तक जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव ना कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पोस्टुलेट का दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। बोहर के मॉडल का थर्ड पॉइंट हमारे पास ये था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, जबकि अगर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ आ रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह क्या है कि जब देखें, अगर हम एक एटम में उसको देख लेते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं और उसके शेल को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी है। जबकि यहाँ पर आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, देखें, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन जो जिसकी एनर्जी बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसके और न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी बहुत कम है, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए हायर ऑर्बिट की तरफ जाने के लिए, तो इस वजह से ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और अगर हम देखें कि हायर ऑर्बिट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद है इसके पास ऑलरेडी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो जब ये लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो लोअर ऑर्बिट की तरफ आने के लिए ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट कर देगा। तो ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंज इन एनर्जी। अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देख लें, प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू की इक्वल आई थी। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो करता था म्यू, और ये एच जो था ये प्लैंक्स कांस्टेंट को शो करता था। तो ये डेल ई किसकी इक्वल है, लोअर ऑर्बिट में जो हम एनर्जी E2 माइनस E1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को कंपेयर करें हायर ऑर्बिट की एनर्जी के साथ, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स इक्वेशन थी कि टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एच म्यू की इक्वल होती है। ये म्यू बी कांस्टेंट है हमारे पास और एच भी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, जबकि एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है। ये था थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब आते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या था इस नील बोहर का, कि हमारे पास अगर हम मोमेंटम को देखते हैं, किसी भी बॉडी के मोमेंटम को देखते हैं, तो मोमेंटम किसके इक्वल होते हैं, एम वी के इक्वल होते हैं। ठीक है, मोमेंटम किसके इक्वल आते हैं, एम वी के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने का हम क्या लेंगे, यानी कि हमारे पास मोमेंटम किसकी इक्वल आ जाएगी, एम वी आर की इक्वल आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस रेडियस आएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जितना भी हमारे पास रेडियस आएगा इसको हम आर, यानी कि इसे हम एंगुलर मोमेंटम कह देंगे। ठीक है, तो बोहर की एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये बात कही गई थी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम होल नंबर की इक्वल लेते हैं, यानी कि ये किसकी इक्वल आ जाता है, एच डिवाइडेड बाई 2 पाई की इक्वल आ जाते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, क्वांटाइज्ड हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 पाई की इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज हो रहा है और इसका हम क्या लेंगे, होल नंबर लेंगे। तो ये हमारे पास मेन पोस्टुलेट थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, जिसे एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की अपनी एक खास डेफिनेट एनर्जी है। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट उसका ये था कि ये इलेक्ट्रॉन जब तक उस ऑर्बिट में मौजूद होगा ना ही ये एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि ये इसके इर्द गिर्द सिर्फ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये एनर्जी इमिट और या एब्जॉर्ब उस केस में करेगा, लॉस या गेन उस केस में करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा। थर्ड पोस्टुलेट इसका ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर ऑर्बिट से जा रहा है हायर ऑर्बिट की तरफ, तो उस केस में ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, और अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो उस केस में एनर्जी इमिट करेगा।
और फोर्थ पोस्टुलेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, और ये इसके एक होल नंबर के इक्वल होगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के। ये हमारे पास मेन पोस्टुलेट थे बोहर एटॉमिक मॉडल के। अब हम इसके डिफेक्ट्स देखेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला डिफेक्ट इसका ये था कि फेल टू एक्सप्लेन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाए। जैसे अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के केस में हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है बोहर एटॉमिक मॉडल ने, उससे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसमें इसके लिए तो ये एप्लीकेबल है बोहर का मॉडल जो है। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है हमारे पास जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, आउटर शेल में उसके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ये उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम था, ठीक है, फेल्ड होगी थी इसकी थ्योरी यहाँ पर आकर। अब जैसे कि हीलियम को ले लें, हीलियम के आउटर शेल में अगर हम कहें कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसके स्पेक्ट्रम को स्टडी नहीं किया जा सकता था। हाँ, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास रह जाते हैं, तो उस केस में उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जा सकता था। दूसरा जो पॉइंट था इसके डिफेक्ट्स में वो ये था कि इसने क्या किया कि 3 डायमेंशनल जो जियोमेट्री थी एटम की उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। फेल टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल जियोमेट्री ऑफ एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आ गया हमारे पास कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री को एक्सप्लेन करने में ये फेल्ड हो गई थी। कैसे कि अगर मतलब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में रिवॉल्व कर रहा है बस इसी को स्टडी किया जाएगा, नहीं, बल्कि इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से भी रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर थी एटम की, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो था उसको एक्सप्लेन करने में बोहर की जो थ्योरी थी वो फेल्ड हो गई थी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फेल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टॉक इफेक्ट। असल में जीमन इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट क्या था कि अगर कोई स्पेक्ट्रा आ रहा है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, उसको हम पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, तो वो स्प्लिट कर जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं जीमन इफेक्ट किसे कहते हैं, जीमन इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट आ जाता है जिसमें जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस को तो वो स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट। हम कह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी लाइन आ रही है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, जब उसको हम पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई भी मैग्नेट रख दिया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल रख दिया, तो यहाँ से ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन जब यहाँ से पास करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से पास करने के बाद ये स्प्लिट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट क्यों करती हैं, इसकी वजह क्या है, ये बोहर इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया थी, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टॉक इफेक्ट को देखते हैं तो स्टॉक इफेक्ट भी यही है कि अगर बाहर से कोई स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाता है, तो ये स्प्लिट कर जाती हैं। तो ये स्प्लिट करने की वजह क्या थी, इस बात को एक्सप्लेन करने में जो हमारे पास बोहर था वो नाकाम हो गया था, इन बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इसका ये आ जाता है कि मतलब जो बोहर का मॉडल था उसने ऑर्बिटल्स के मुताबिक कोई आइडिया नहीं दिया था, ठीक है। उसने शेल का तो बता दिया था कि शेल की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, लेकिन उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया था। फिफ्थ पॉइंट ये था कि अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। असल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि ये हमारे पास मतलब ऐसी इसकी स्टेटमेंट ये है कि एट अ टाइम हम पोजीशन और मोमेंटम को सिमल्टेनियसली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका हमारे पास क्या आ जाएगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। अगर हम एक चीज़ की क्वांटिटी को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम पोजीशन की क्वांटिटी को देखते हैं, तो पोजीशन की क्वांटिटी हमारे पास मौजूद होगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जहाँ पर आकर बोहर का मॉडल जो था वो फेल्ड हो गया था। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल माना ही नहीं जाता था, बल्कि अगर एक मॉडल हमारे पास फेल हुआ है
तो वो स्लाइड मॉडिफिकेशन की तरफ साइंटिस्ट को लेके गए और इसी तरह हमारे पास नई नई चीज़ों की डिस्कवरी हुई है।